हाय गाइस। सो फिर से ट्री की बात कर रहे थे हम लोग, उसी को आगे प्रोसीड करेंगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की ही बात आज के सेशन में फिर से आगे शुरू कर देते हैं। जल्दी से फटाफट आ जाइए एंड देन वी विल बिगिन विद आवर सेशन ऑफ टुडे, जो कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्लास 2 है। क्लास 1 में मैंने आपको जिस्ट बता दिया था, कैसे किसी फंक्शन का इन्वर्स लिखा जाता है ये भी बता दिया था मैंने, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है ये भी बता दिया। नाउ अभी जो मेरी क्लास सेकंड है, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है अगर हम इसको शुरू करते हैं तो। ओके, सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ये हमारी क्लास सेकंड है। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखने हो तो आप रिकॉर्डेड में जाकर प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, जो कि पहले के लेक्चर आपके दिए हुए होंगे। ओके, तो लाइन वाइज चलेंगे तो आपको फिजिबल होगा। और जो लोग आज पहली बार अटेंड कर रहे हैं उनको मैं बोल दूं कि आप टेंशन मत लीजिए। मैं बहुत सारी चीज़ें बेसिक से करते हो या फिर आप लोगों की बहुत सारी चीज़ों के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। एक्सपेक्टेशन ट्वेल्थ को पढ़ाने में ये होता है कि आपका इलेवेंथ अच्छे से क्लियर हो। बट डोंट वरी गाइज, मैं आपको एक रेफरेंस ज़रूर दे देता हूँ एंड उसके बाद ही मैं शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं वही करूँगा, एक रेफरेंस ज़रूर दे दूंगा जिससे आपका रिवीजन पॉइंट थोड़ा हो जाए एंड देन उसके बाद मैं शुरू कर दूंगा। ओके, ठीक है। तो तब तक कुछ बातें करते हैं एंड जैसे कि मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ स्टोरी बताता जाऊँ, कुछ ना कुछ चीज़ें बताता जाऊँ। तो स्टोरीज तो नहीं, लेकिन अभी ये जो सिचुएशन चल रही है लॉकडाउन की, इसमें आपको पता है कि आज कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आई हैं। आज ये हुआ है कि शायद आगे से हम जितने भी शॉप्स हैं, कारपेंटर्स की शॉप्स हैं या फिर इलेक्ट्रिक शॉप्स हैं या फिर ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग की शॉप्स हैं, ये सब शॉप्स ओपन हो रही हैं। एंड इससे फ़ायदा ये है कि जो वहाँ पर डेली वेज वर्कर काम करते थे, जिनकी पंचर बनाने की शॉप होगी, उनके लिए थोड़ा आराम हो गया। मे भी हो सकता हो अब उनके पास धीरे धीरे कुछ काम आता जाए। मीनवाइल मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपकी कॉलोनी में कोई है ऐसा डेली वेज वर्कर, तो प्लीज़ एक परिवार की हेल्प ज़रूर करें आप एंड सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो ज़रूर करें। ओके, नाउ मैं कह रहा था कि आज कुछ और नई चीज़ें मैं बताता हूँ। तो मैं आपको अपने एक स्टूडेंट की स्टोरी में बताता हूँ, जो कि IBPS PO की तैयारी कर रहा था। बहुत सारे लोग, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, आई डोंट नो। ये प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है जो कि बैंक में जॉब लगती है। ठीक है, और बहुत ही रिप्यूटेड जॉब है। असिस्टेंट मैनेजर, आप 2 साल के प्रोबेशन खत्म होने के बाद डायरेक्ट आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं एक बैंक में। ठीक है, तो ये स्टूडेंट था मेरा संदीप। ठीक, काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहा था एंड अप्रॉक्सीमेटली 3 ईयर्स हो गए थे इसको प्रिपरेशन करते हुए। एंड उन 3 ईयर्स में इसने 17 पेपर्स दिए थे। ओके, बहुत ज़्यादा परेशान। कभी 0.5 से रुक जाता था, कभी प्री क्लियर हो जाए तो इंटरव्यू से बाहर हो जाता था, कभी दोनों अच्छा हो जाए तो ओवरऑल मार्क्स से बाहर हो जाता था, कभी प्री ही नहीं निकलता था, कभी किसी एक सब्जेक्ट में रुक गया। तो ऐसा करते हुए 3 ईयर्स हो गए थे और 3 साल में उसका पेपर क्लियर नहीं हो पाया था। तो बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम इस चीज़ की होती थी, बहुत डीमोरलाइज हो गया था। एक दिन रात में बात करता है, कहता सर मैं अब छोड़ दे रहा हूँ, अब मैं तैयारी नहीं करूँगा। 3 साल हो गए और अब तो पेरेंट्स भी बोलने लगे हैं कि तैयारी अब इतने टाइम से कर रहे हो और तुम्हारा कुछ नहीं हुआ तो अब आगे जाके क्या ही होगा। तो वो कहता है कि सर अब मैं छोड़ दूंगा, अब आगे तैयारी नहीं करूँगा। मे भी हो सकता हो कोई प्राइवेट जॉब देखूँ और वहीं पर आगे सक्सीड करूँगा या वहीं पर आगे मेहनत करने की कोशिश करूँगा। ओके, सो अभी क्या हुआ कि इस वजह से उसको प्रॉब्लम क्या होने लगी कि रही थी ये जो 3 साल से वो फेलियर्स देख रहा था, ये जो जितनी सारे घर में लोगों की बात सुनना, अगल बगल फ्रेंड्स को देखना कि वो सक्सेसफुल हो चुके हैं, जैसा कि आप लोगों के साथ में जो लोग अभी होंगे, आई गेस वो लोग तैयारी कर रहे होंगे, जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं वो जॉब में होंगे, तो वो देखते हैं यार। एक्चुअली फेसबुक और इंस्टाग्राम और जो ये सब चीज़ें हैं ना, सोशल मीडिया, ये एक ऐसी चीज़ है। आप ये सोचिए कि आप अगर दुखी होंगे या आप किसी प्रॉब्लम में हैं, तो आप वो चीज़ तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं करेंगे। लोग अपने हैप्पी मोमेंट्स ही वहाँ पे शेयर करने की कोशिश करते हैं। एंड फिर आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ से डीमोरलाइज हो जाते हैं कि यार वो तो यहाँ पर पहुँच चुका है और मैं तो यहीं पे रह गया हूँ, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जो भी कंपटीशन की प्रिपरेशन करे, मेरा सजेशन उसको यही होगा कि आप सोशल मीडिया से दूर हो जाए उतने टाइम के लिए। उतने टाइम के लिए आप सोशल मीडिया का साथ ना छोड़ ही दीजिए, बिल्कुल भी सोशल मीडिया को आप प्रेफरेंस दीजिए ही नहीं। उतने टाइम के लिए आप सोच लीजिए कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो भी अदर
व्हाट्सएप, इन सब से दूर हैं आप एकदम, ये आपके फ़ोन में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। बैक टू द स्टोरी, संदीप ने फ़ोन किया मुझे और बोला कि सर मैं बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हूँ और अब मैं नहीं करूँगा तैयारी, हो गया है मेरा। मैंने उसको बोला कि यार एक लास्ट ट्राई देते हैं, एग्जाम्स आ रहे हैं, एक लास्ट ट्राई देते हैं, ओके। एक आरबीआई ग्रेड बी का पेपर होता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने सुना हो तो बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं सुना उनको मैं बताता हूँ कि एक्चुअली आरबीआई ग्रेड बी एक ऐसी जॉब है जहाँ पर आप आरबीआई में एज अ असिस्टेंट मैनेजर जॉब अपॉइंट होते हो वहाँ पर। यानी आप डायरेक्ट टच में होते हो कि आप मॉनेटरी पॉलिसी गवर्न कर रहे हो। तो आप ये सोचिए कि ये जो बैंक की जॉब है इससे बहुत ज़्यादा ऊपर होता है, और एक आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के अंडर कम से कम 5 से 6 बैंक्स आते हैं, ठीक है। तो 5 से 6 बैंक्स वो मैनेज कर रहा होता है अपने एरिया के। तो और संदीप ने बोला कि सर मैं पेपर भर दूं क्या। मैंने कहा यार फॉर्म के साथ में एक चीज़ मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ कि यार फॉर्म, पता है, कोई भी छोड़ा मत करो। कोई भी फॉर्म आ रहा है आप छोड़िए नहीं। मे भी हो सकता हो आपको पता नहीं है कि आप कौन सी चीज़ में क्या लिखा हो और आपका हो जाए, ठीक है। तैयारी तो इंपॉर्टेंट है ही है, तैयारी तो आपको उस हिसाब से करना ही करना है, बिकॉज अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करें बिना एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, कुछ नहीं मिलने वाला उससे आपको। उसने बोला कि सर आईबीपीएस ट्राई कर चुका हूँ, 6 महीने की तैयारी करता हूँ, ग्रेड बी का पेपर देता हूँ, ठीक है। 6 मंथ्स के बाद जो लोग 3 साल पहले उसके साथ में आईबीपीएस पीओ क्वालिफाई करके प्रोबेशन कंप्लीट करके असिस्टेंट मैनेजर बन गए थे, आज संदीप के अंडर वर्क करते हैं। और वो क्या, उनका मैनेजर भी संदीप के अंडर वर्क करता है। तो मैं यही बोलूंगा कि यार देखो, जो फेलियर है ना, जैसा आपकी एम एस धोनी, जिन लोगों ने मूवी देखी हो, मुझे मूवी बहुत ज़्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि अन एम एस धोनी इज़ अ लेजेंड। क्योंकि अब 35 कोई इंसान क्रिकेट में आ रहा है एंड देन उसके बाद इतना ज़्यादा उसने, मतलब ये समझो कि इंडिया को वर्ल्ड कप जिताना एंड स्ट्रैटेजी वाइज इतना बेटर होना, बेस्ट कैप्टन होना, एंड विकेट कीपर के मामले में तो अब लोग इमेजिन ही नहीं करते हैं, उनसे कंपैरिजन करते हैं। तो ये चीज़ है कि डक करके बैठना होता है, जैसा उस मूवी का डायलॉग है कि जब बाउंसर आती है ना तो डक करके बैठते हैं। तो वही करना है। ये 3 साल उसकी लाइफ के ना डक करे हुए थे। उसको क्या था, बाउंसर्स थे, आ रहे थे चले जा रहे थे, कोई बात नहीं है, कोशिश करा मारने की, नहीं पड़ रहे थे। लेकिन जब अपनी बॉल आती है ना, या अपना टाइम आता है, तो आप नो बॉल पे भी सिक्सर मारते हो। तो याद इसी चीज को रखिए कि टाइम एक बहुत बड़ी चीज होती है एंड उसके साथ में तैयारी भी है। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ अपनी डेस्टिनी पे छोड़ दें, सब कुछ अपने टाइम पर छोड़ दें कि मेरा समय आएगा तो मैं चैंपियन हो जाऊंगा। लेकिन उस, आपका समय आएगा जरूर, ये बात श्योरिटी है। लेकिन उस समय के लिए क्या आप कितने तैयार होंगे, उस चीज के लिए ऊपर ध्यान जरूर दीजिएगा। मे भी हो सकता हो आपका समय आ जाए एंड आप प्रिपेयर ही ना हो उस चीज के लिए, तो आप फिर से, मतलब यही है ना, यू आर शूटिंग फॉर द स्टार्स एंड यू विल एंड अप इन मून। मैं तो यही बोलता हूँ, बिकॉज शूटिंग फॉर द मून ये बहुत ही गलत प्रोवर्ब बना रखा है। बिकॉज आप सोचिए कि स्टार्स इतने बड़े होते हैं कि वो, सन इज अ स्टार हम बोलते हैं, तो यू आर शूटिंग फॉर द स्टार्स, एंड अगर आप मून पे एंड होते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि यार तैयारी अपनी बहुत अच्छे से रखिए, प्रिपरेशन अपनी बहुत अच्छे से रखिए, डेली कंसिस्टेंटली तैयारी करते जाइए एंड वेट फॉर योर टाइम। आपको बेस्ट होना है। जब आपका टाइम आएगा ना, तो आपसे कंपैरिजन होना चाहिए, जैसा कि आप एमएसडी के साथ में देखते हैं। उनसे बेटर रिएक्शन टाइम, उनसे बेटर विकेट कीपिंग आप देखते नहीं होगे। लोग कंपैरिजन करते हैं एमएसडी के साथ में कि यार धोनी है, कंपैरिजन करा जाएगा अब कि रिएक्शन टाइम कितना सेकंड का, कोई कैच कर रहा होता है फील्डर ना, तो उससे रिएक्शन टाइम विकेट कीपिंग का चेक होता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए। एंड आप माइक रिकॉर्डिंग सुनते होगे धोनी की, वहां पर वो बोलता है कि उस आइडिया है यार उसको, इतने सारे है कि प्लेयर कहाँ निकल के मारेगा। वो बॉलर को बता रहा होता है कि ये वाला, ये देखो बाहर निकल के मारेगा। तो यही चीज है कि आपको इतना, आपने अपना प्रिपरेशन कर लिया ना कि आप जब उस जगह पे पहुंचे तो लोग सिर्फ वाह वाह कर रहे हैं आपके लिए और कुछ नहीं। तो इसीलिए इसी बात पे शुरू करते हैं अपना सेशन। तैयारी जरूर रखिए
एंड डिसहार्टन मत होइए किसी चीज़ के लिए। फेलियर्स तभी मिलते हैं आपको जब आप सक्सेस के रास्ते पे बढ़ रहे हो, जो फेल ही नहीं हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं अपने सेशन की, जो कि हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सेशन है और क्लास सेकंड है। आएंगे इस पजल के ऊपर, शुरुआत कर देते हैं। मैं आपको साइन के बारे में पिछली क्लास में समझा चुका था। आई थॉट बहुत सारे लोगों को मे भी हो सकता हो नई चीज़ें समझी हो। तो हम बात करते हैं बेटा, जब भी साइन थीटा की, आप सभी को पता होगा व्हाट इज साइन थीटा। आपने पढ़ा होगा कि सर साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। यहां पर ऑपोजिट का मतलब क्या हो गया बेटा, एंगल का ऑपोजिट। दिस इज योर एंगल, मैं कलर चेंज करता हूं जिससे आपको क्लियरली दिखाई दे। सो दिस इज योर एंगल एंड इसकी ऑपोजिट साइड इज, यहां पर ऑपोजिट का मतलब ये है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है आपके पास में और हाइपोटेन्यूज है, उससे हम डिसाइड कर देते हैं भाई कि साइन थीटा हमारा आएगा। अच्छा, अगर मैं इनवर्स की बात कर रहा हूं, जैसे कि मैंने लिखा साइन इनवर्स, तो क्या मैं साइन को इधर नहीं ले जा रहा हूँ? ऑब्वियस सी बात है। तो साइन इनवर्स ब्रैकेट में मैं अंदर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज लिख रखा है और यहां पर थीटा लिख दिया। तो अगर मैं इनवर्स निकालता हूं तो मुझे एंगल मिलता है। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को? आई होप सबको क्लियर होगा कि मैं जब भी इनवर्स निकालता हूं मुझे क्या मिलता है, थीटा मिलता है। ठीक है, ये क्लियर है? ओके, एंड ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये मेरा बेस है और ये मेरा परपेंडिकुलर है। ठीक है, लंब, कर्ण, आधार, हिंदी में ये चीज बोलते हैं का। या आप लोगों ने बहुत सारे हिंदी के स्टूडेंट जो है वो देखेंगे तो उनको आइडिया होगा कि लंब, कर्ण और आधार बोला जाता है हिंदी में। इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं तो दिस इज कॉल्ड अ परपेंडिकुलर, दिस इज कॉल्ड अ बेस एंड दिस इज कॉल्ड अ हाइपोटेन्यूज। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा और बात करते हैं। हमने साइन इनवर्स के ग्राफ तक हम लोग पहुंच गए थे। मैं दोबारा क्यों लेकर के आया हूं, इसको जरा समझिएगा और ध्यान भी दीजिएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैंने ये चीज जो लिख के रखा है ना, आर्क फंक्शन, ये बहुत जगह अभी आपको रिसेंटली, अगर आप लास्ट 2 साल के पेपर देखें तो जेई मेंस में अब इनवर्स करके नहीं लिखा होता है, लिखा होता है आर्क। और बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे कि आर्क क्या है। ठीक, तो इसीलिए मैं लेकर के आया ये चीज कि जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं तो उनको आर्क फंक्शन भी कहते हैं, ARC फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये वाली कहानी समझ लिया आपने कि इनवर्स जो होता है वो सबके बात में कर रहे हैं, और जब उनका किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमने डोमेन और रेंज डिसाइड कर दिया है तभी मैं उसका इनवर्स ले सकता हूं, वरना उसका इनवर्स निकालना मेरे लिए मुश्किल वाली बात हो जाएगी। जैसे मैंने बोला था कि साइन थीटा के टर्म्स में हमने किया क्या था, साइन थीटा के -π/2 से लेकर के π/2 उसका डोमेन पहले से सेट कर दिया था। तो जब इसका डोमेन सेट हो गया ये चीज, तो बाद में अब इसकी क्या आती है, रेंज आती है। समझ रहे हैं ना इस बात को? तो एक बार डोमेन सेट हो गया तो फिर रेंज आती है। जैसे कि आप इसमें देखा, जब हमारा ये डोमेन था तो रेंज क्या थी बेटा, -1 से +1 थी रेंज। अब जैसे ही मैंने इसका इनवर्स लिख दिया, जैसे ही मैंने इनवर्स लिखा, में क्या, अभी मिरर इमेज वाली भी बात करेंगे जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हमेशा x इज इक्वल टू वाई के फॉर्म में, जब x इज इक्वल टू वाई लिख के हम क्या करते हैं, इमेज लेते हैं, उसी की तरफ में पलट देते हैं ग्राफ को। तो वही चीज मैं इसमें भी बताऊंगा अभी आपको, कैसे पलटा गया है इस ग्राफ को, क्या किया गया है, ये बात समझेंगे आप अच्छे से। सो डोंट वरी गाइस। अब जैसे ही मैंने इनवर्स लिया, जो डोमेन था बेटा वो क्या हो गया, रेंज हो गया। समझ पा रहे हो? और जो रेंज था बेटा यहां पर, वो हमारा क्या हो चुका है, डोमेन हो चुका है। इनवर्स फंक्शन के बारे में मैंने आपको तभी बताया था जब हम मैपिंग वाली बात कर रहे थे कि 2 मैप्स हमने बनाए थे। इसमें क्या था, 1 2 था, इसमें ए बी था। 1 1 ऑन 2 फंक्शन होना चाहिए, ये भी मैंने चीज क्लियर करी थी। क्या होना चाहिए बेटा, 1 1 ऑन 2। क्यों 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, तब भी मैंने बता दिया कि इनवर्स निकालने के लिए जरूरी है कि 1 1 ऑन 2 हो, वरना मेरा इनवर्स सही से नहीं निकलेगा। ये वाली चीज मैंने आपको तभी बता दी थी कि 1 1 ऑन 2 जब होता है तभी हम इनवर्स की बात कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। ओके, होप
मैं आप सभी को क्लियर बता पा रहा हूँ, सभी की प्रॉब्लम क्लियरली समझा भी पा रहा हूँ, सबको क्लियर हो रही होंगी चीज़। ओके, ठीक है गाइस, आगे बढ़ जाए हम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वैल्यू तो मैंने फटाक से यहाँ पर डिफाइन कर दी थी, ठीक है सर जी, रेंज डिसाइड हो गई, डोमेन डिसाइड हो गया, रेंज डिसाइड हो गई। अब मैं कैसे बताऊंगा कि वैल्यू क्या है? अब देख रहे हो बेटा, ये आर्क मैं इसीलिए लेकर के आया हूं कि देख रहे हो आप यहाँ पर ARC sin 1 लिखा हुआ है। कैसे वैल्यू डिसाइड होगी, किस तरीके से डिसाइड होगी, अब हम लोग यहां पर इस चीज को, इस बात को समझेंगे कि कैसे वैल्यू डिसाइड होगी। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जब मैं बोलता हूं हाफ ऑफ द वैल्यू, ये आप देख पा रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है। ये आर्क जो बना हुआ है, ये जो आप सर्किल देख पा रहे हो, सर्किल का आर्क जो बना हुआ है, ये आर्क मेरा डिसाइड कर रहा है। अब सर -π/2 से +π/2 था, तो बेटा π/2 का मतलब क्या हो गया? पाई का मतलब हो गया बेटा 90, सॉरी 180। पाई का मतलब हो गया 180, और जैसे ही π/2 कर दिया तो π/2 का मतलब 90। ओके, नाउ 90 है यहां पर, तो ये पॉजिटिव का 90 डिग्री और ये नेगेटिव का 90 डिग्री। तो सर ये पूरा 180 होता है क्या? जी हाँ 180 होता है, ये पूरा एंगल मेरा 180 होगा। ये जीरो से शुरुआत किया गया, पॉजिटिव की तरफ गए यहां तक, और जीरो से शुरुआत किया गया, नेगेटिव की तरफ गए -90 डिग्री तक। ये +π/2 से -π/2 की ये आर्क है, इसी आर्क के ऊपर वैल्यू डिसाइड होती है। अब आइए समझते हैं कहां कहां क्या क्या वैल्यू आती है और आंसर कैसे आएगा। मेरे पास में एंगल दिया हुआ था π/6, अब पॉजिटिव दिया हुआ है, ठीक। तो अब मैं कह सकता हूं कि π/6, पाई की वैल्यू 180, 6 से डिवाइड किया, इसका मतलब 30 डिग्री। 30 डिग्री में साइन की वैल्यू कितनी? वर्स 1/2 कितना आ गया मेरे पास में? ये देख रहे हैं 1/2 की लाइन चल रही है, ये वाली 1/2 की लाइन है, पर जा रहा है π/6 पे। sin 1, जरा इसकी वैल्यू सोचिए, 2 मिनट का समय देता हूं आप सभी को, सोचिए और बताइए मुझे। कम ऑन गाइस, आई एम गिविंग यू 2 minutes, think about it. How are we going to find sin inverse 1 and what should be the value of sin inverse 1? अच्छा, मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूं, ये सभी वैल्यूज जो आपने लिख रखी ना, ये सारी वैल्यूज आप लिख लीजिए, फिर हम लोग कंपेयर करेंगे कि क्या वैल्यू आ रही है। ओके, ठीक है भाई, बात सही है ना? कहानी समझा चुका हूं, कैसे होगी वैल्यू, कहां से आएगी वैल्यू, ये वाली बात ठीक है। अब देखेंगे इसकी वैल्यू क्या क्या आती है। लेकिन सर यहां पर तो साइन साइन का आ गया है, यहां पर तो साइन साइन आ गया है, यहां पर भी साइन साइन आ गया, ये वाली वैल्यू हमको थोड़ी ना पता है। बात भी सही है यार, और अभी आप बोलोगे सर आपने तो ये वाली बात बताई भी नहीं है कि साइन साइन का क्या करेंगे, तो जरा एक बार समझ लेते हैं। मैंने लिख दिया कि साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री, बात ठीक। इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर साइन इनवर्स तो लिखा हुआ, साइन 30 डिग्री की वैल्यू तो मुझे पता है, कितनी होती है साइन 30 डिग्री की वैल्यू? 1/2। क्या ये यही चीज नहीं लिखी हुई जो मेरी पहली लाइन मुझे बता रही थी? जो मेरी पहली लाइन मुझे बता रही थी, क्या ये वही चीज नहीं लिखी हुई है? बोलो बात सही है कि नहीं है? जो भी मुझे पहले बोला जा रहा था उसी की कहानी तो बता रहा है भाई। क्लियर है ना? फंडा क्लियर हो रहा है आपको? नहीं क्लियर हो रहा है? यानी मैंने कह दिया कि भैया ये आया, ये यही वैल्यू। अगर ये मान लो ये ना हो करके 120 डिग्री लिखा होता, तो आप बोलोगे सर 120 जैसे हुआ ना, ये चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन माइनस ही आना है। लेकिन हमने तो इसका डोमेन डिसाइड करके रखा हुआ है कि इसका जो डोमेन है और रेंज हमने डिसाइड कर दिए। देखो, क्या हमने डोमेन और रेंज डिसाइड नहीं कर दिया? डोमेन -1 से 1 है, और रेंज जो है हमारे पास में -π/2 से +π/2 है। यानी जो भी एंगल की वैल्यू है या डोमेन है, हमने सब तो डिसाइड कर दिया है। आइए उसी चीज पे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर 1 दिया हुआ है तो आप बोलोगे सर ये तो π/2 आता दिख रहा है मुझे। कोशिश करिए, 2 मिनट का समय देता हूं, लिख लीजिए जरूर, वैल्यू सामने सामने लिख लीजिए। कैसे आएगी वैल्यू ये भी मैंने बता दिया है।
कोई नई चीज नहीं है। 7 पाई/6, पाई की वैल्यू इज 180। जिसको नहीं पता है मैं लिख दे रहा हूं उसके लिए, पाई इज 180 डिग्री। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि 7 पाई/6 क्या होगा, तो आप ऐसा करिए कि लिख लीजिए 7 × 180/6, एंड 6 यहाँ पे आ गया 30, यानी ये 210 हो गया। देखो यहां पर क्या हो गया, मैं जरा कलर चेंज कर लेता हूं फिर से, जिससे आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे। सो सॉरी गाइस। तो हम बात कर रहे थे बेटा, ये जो मेरे पास में दिया हुआ है, इसमें मैंने क्या किया, ये तो 180 डिग्री डिफाइन हो रहा है। 180 से हम आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए बेटा, 30 आगे बढ़ गए, तभी तो आया। मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होगा। अब सर आपने बोला तो इसका डोमेन तो -1 से 1 डिसाइडेड है। तो बाबू अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है वो नहीं डिसाइडेड है ना, इसकी जो वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही आएगी। 30 डिग्री तीसरा क्वाड्रेंट -1/2, तो अंदर -1 से 1 ही तो आया। अब मैं साइन वहां पर कुछ भी लिखूं, कितना भी चक्कर लगवा दूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। बात ठीक है ना। ये वाली चीजें तो आप लोगों ने समझ ली होंगी भाई, 9th क्लास की चीजें। अगर ट्रिगो में मुझे वैल्यू बतानी पड़ रही है आपको, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। 9th 10th क्लास में आप लोगों ने ट्रिगो की वैल्यू देख ली है, तो शायद मुझे वैल्यू बताने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे वैल्यू बताने की जरूरत पड़ रही है तो 9th क्लास वाली बुक उठाओ, ठीक है, तभी हो पाएगा कुछ। यहां पर वैल्यू नहीं बता सकता मैं कि किसकी कितनी वैल्यू आएगी, ठीक है। आगे आगे साइन इनवर्स हमें दिया हुआ था, साइन इनवर्स ऐसा कुछ दिया हुआ है 4 पाई/3, यानी 4 × 180/3 कितना हो गया, ये हो गया 60। ये कितना हो गया 240। लो 240 मतलब सर जी 180 तो यही था, और 180 में 60 जोड़ दिया तो 240 पे पहुंच गए। मतलब अभी भी मैं थर्ड क्वाड्रेंट में हूं जहां पर साइन माइनस है। अब सर ये कैसे पता लगता है, ये भी तुमको याद होगा, 10th क्लास में ऐड शुगर टू कॉफी किया है। पहला क्वाड्रेंट सब पॉजिटिव, ऐड मतलब ऑल, शुगर दूसरा क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, तीसरा क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव, शुगर टू कॉफी, सॉरी तीसरा क्वाड्रेंट टैन पॉजिटिव, ऐड शुगर टू कॉफी, तो चौथा क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव। ये होता है। अब इनका इनवर्स भी यही चीज बोलेगा मुझे, ध्यान रखिएगा इस चीज का, इनका इनवर्स भी यही चीज बोलेगा मुझे, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, वो गलती से हो गया है, दैट इज टैन, आई एम टेलिंग यू बिफोर, ये थर्ड क्वाड्रेंट इज टैन, ओके, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा। फर्स्ट इज साइन, सॉरी ऑल, सेकंड इज साइन, थर्ड इज टैन, फोर्थ इज कॉस, ओके। अब यहां पर साइन पॉजिटिव तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, यहां पर टैन पॉजिटिव तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, यहां पर कॉस पॉजिटिव तो सेक भी पॉजिटिव होगा। और ऑल का मतलब पहले क्वाड्रेंट में सबसे सेक कॉट कोई भी आ जाए। बात समझ में आ रही है? आई होप सबको क्लियर होगी जो भी चीजें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, और वैल्यू आप लोगों ने अभी तक लिख ली होगी। वैल्यू मैच करें, आइए वैल्यू मैच करते हैं। पहले वाली तो वैल्यू लिखी थी पाई/6, दूसरी वाली वैल्यू है हमारे पास में पाई/2। मैंने बताया 90 डिग्री है, 1 वैल्यू है, 1 तो वैल्यू आ रही है, 90 डिग्री हो गया होगा, तो सीधे हो गया। हम आ गए पाई/4, पाई/4 मतलब कि 45 डिग्री, ये तो पहले क्वाड्रेंट में ही चल रहा है, पॉजिटिव ही होगा हमारे पास में, पाई/4 आ गया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर साइन साइन कैंसिल हो जाता है क्या? नहीं बेटा, साइन साइन कैंसिल नहीं होता है, ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा। वैल्यू लेके देख लीजिएगा जिससे आपको नेगेटिव पॉजिटिव का पता हो। दो साइन साइन कैंसिल होके यहाँ पर पाई/4 आ गया है, लेकिन ऐसे आप कैंसिल मत कर दीजिएगा जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। अब हम आ गए साइन के ऊपर। साइन हमारे पास में 7 पाई/6 था, हमने कहा थर्ड क्वाड्रेंट। बात तो हो रही थी पाई/6 की, क्योंकि 7 पाई/6 था, 210 डिग्री आया था ना, यानी 30 डिग्री। 30 डिग्री बोले तो पाई/6, क्योंकि 180 180/6 इज 30, यानी कि इसीलिए माइनस का पाई/6 लिखा हुआ है, बिकॉज दिस इज थर्ड। फिर हमने बात कर ली 4 पाई/3 की। 4 पाई/3 हमारे पास में कितना आ गया था 240, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में था।
कितना आ रहा था? 60 डिग्री आ रहा था। 60 डिग्री बोले तो π/3, लेकिन थर्ड में तो -π/3। यहां तक कहानी सबको समझ में आती है? सबको कहानी समझ में आती है? आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, वैल्यू आप सभी ने लिख ली होगी। आते हैं यार, करते हैं अपनी पजल सॉल्व। आ गया बहुत इंटरेस्टिंग पजल है। तुम्हारे पास में 10 स्टैक हैं, 10 कॉइन जिसमें ईच में है, ठीक है। स्टैक की मतलब बात क्या हो रही है? झोला ले लो, डिब्बा ले लो, कोई भी ले लो, कुछ भी ले लो। तो तुम्हारे पास में क्या है ना, 10 स्टैक है ऐसे, और सब में 10-10 कॉइन है। इसमें भी 10, 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 इसमें भी 10। इन 10 स्टैक जो मेरे पास 6, 7, 8, 9, 10, कंफ्यूज मत होना, सबको बता दे रहा हूं, सब में 10-10 कॉइन है। अब दिया हुआ है कि हर एक कॉइन का वजन जो है वो 10 ग्राम है। हर एक कॉइन का वजन जो है, सिंगल कॉइन, 1 कॉइन 10 ग्राम का है। लेकिन इनमें से एक स्टैक क्या है? फॉल्टी है। एक स्टैक फॉल्टी है जिसमें जो कॉइन का वजन है वो 9 ग्राम ही है। इन 10 के 10 में एक स्टैक ऐसा है जो गड़बड़ है कुछ, उसमें एक कॉइन का वजन कितना है बेटा? 9 ग्राम ही है। तो बोल रहे हैं व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव टू वे टू फाइंड द 40 कॉइन। कितनी मिनिमम बार आपको क्या करना होगा? वेट करना होगा, जिससे हमें क्या है, 40 कॉइन मिल जाए। सोचिए, आंसर बताने की कोशिश करिए। आई होप सबको क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो भी बोलते जाइएगा, और समझ में आ रहा तो अच्छी बात है। बताइए भाई, सोचिए। एंड आई बेट बहुत सारे लोग कह रहे होंगे सर, और आपके पास वेइंग मशीन है, ऐसा नहीं है कि आपको अपने आप करना है। वेइंग मशीन आपको दे के रखी है जिसमें आप वेट कर सकते हैं, मीटर लगा हुआ है इसमें, एकदम करेक्ट वेट बताती है ये। ओके, तो आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं, टेंशन मत लीजिएगा। इसके ऊपर रख दीजिए, कॉइन चेक हो जाएगा। क्या करा जाएगा? कुछ, कोई तरीका, कोई वे, कुछ सुझाव, कुछ भी हो बताइए मुझे। कोई भी सुझाव अगर आपके पास में हो तो बताएं मुझे, आपको लग रहा हो किसी से। और हाँ, मैं बोल रहा था ना 10 आंसर आएगा बहुत सारे लोगों के। 10 है वो सर, 10 के 10 कॉइन को मेजर कर लेंगे, पता लग जाएगा। जिसमें 90 आ जाएगा वो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन 10 आंसर गलत है। लो, लीस्ट नंबर ऑफ टाइम बोला है, लीस्ट। मैं बोलूं अगर आपको एक बार ही वजन करना है, सिंगल टाइम, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? सिंगल टाइम में कैसे होगा? बेवकूफ बना रहे हैं आप। ठीक है भाई, हमको लगता है, मान ले रहे हैं। सोचो यार, सोचो जल्दी, इतना जल्दी यार हार मत मानो। 2 मिनट मैंने तुमको दे दिया, मैंने देखो टाइमर चला के रखा हुआ है कि आप लोगों को पता लगता है मैं कितना समय दे रहा हूँ। सोचो कैसे होगा, क्या तरीका है, क्यों आया। और ये पजल्स मैं आपके लिए इसलिए लेकर के आया हूँ, और मैथमेटिकली तो आप ग्रो कर ही रहे हैं। आज पता है, आज मेरी बात हो रही थी जर्मनी, एंड ही इज़ डूइंग PhD इन सम बायोटेक्नोलॉजी, एंड किसी बैक्टीरिया पे वो अभी प्रेजेंटली काम कर रहे हैं। सो ही टोल्ड मी कि मैथमेटिक्स ऐसी चीज़ है जो उनको अभी भी पढ़नी पड़ रही है। सो मुझे ऐसा, मैं ऐसा बैठ के सोच रहा था कि सोचिए, मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जो आप लाइफ के हर कॉर्नर में यूज़ कर रहे हो। मतलब आप सोचिए, बायोटेक्नोलॉजी, कौन सोचेगा बायो में मैथ्स आ गई, लेकिन लग रही है। उन्होंने बताया कि हमें DNA और RNA में जब हमें कैलकुलेशंस करनी होती है, केमिकल कैलकुलेशंस करनी होती है, तो हमें मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हर जगह कैलकुलेशन है यार, तो मैथ्स तो आपका स्ट्रांग होना ही चाहिए। ठीक है, कोशिश ये करें कि कम से कम 10th तक आप मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ें। और जो लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जो लोग आगे मैथ्स लेकर के जाते हैं, उनको तो भाई पढ़ना ही चाहिए, उनके लिए तो अच्छा है ही।
आइए बताऊं, मैं थोड़ा उसका सॉल्यूशन देता हूं। आई होप सब लोग अभी ट्राई कर चुके होंगे। चलिए, हमें क्या दिया हुआ है कि भैया स्टैक है हमारे पास, एक वेइंग मशीन तो थी ही, वेइंग मशीन तो हमारे पास में है, ठीक है। ये मीटर लगा हुआ है, हमने वेइंग मशीन बना दी एक, ठीक है। नाउ अब मेरे पास 10 वो थे, मैं क्या करूंगा, पहले वाले बैग से एक कॉइन निकालूंगा, दूसरे से दो, तीसरे से तीन, चौथे से चार, पांचवे से पांच, छठे से छः, सात, नौ, 10, 10वें से 10 के 10 कॉइन ले लिए। अब ये सभी कॉइन कितने, टोटल नंबर ऑफ कॉइन मेरे पास में हो गए 55 कॉइन्स हो गए 55 कॉइन्स। अब ये जो 55 कॉइन्स हैं, इन सभी 55 कॉइन्स का, जिन सभी का 10-10 ग्राम वजन होगा, वो सभी का वजन टोटल जो आना चाहिए वो 550 आना चाहिए, 550 ग्राम्स आना चाहिए। ये वाली ट्रिक मैंने आपको पहले को याद नहीं है। अगर 1 से लेकर 10 तक चलते हैं और इसका सम निकालना हो 1 + 2 + 3 फर्क, तो 55 कैसे मैंने लिख दिया, मिडिल वाली नंबर के आगे एक और 20 तक चलना है, मिडिल वाली वैल्यू पे एक और 5 लगा दीजिए, 20 तक सबको ऐड करना था, मिडिल वाली वैल्यू पर एक और 5 लगा दीजिए, यही टोटल आता है, ठीक है। जब आगे क्लास लूंगा आप लोगों की तो मैं बताऊंगा क्यों ये टोटल ऐसा आ रहा है, ठीक है। इसके पीछे भी मैथ्स हर चीज का सोल्यूशन देती है आपको, तो इसका भी आंसर दे देगी मैथ्स आपको। आइए, तो हमने कहा कि भाई 550 ग्राम आना चाहिए। अगर मैं वेट यहाँ पर लग दूंगा 55 कॉइन्स को, तो मुझे यहाँ पर रीडिंग जो आनी चाहिए वो 550 आनी चाहिए। इन केस अगर 549 आ गई, तो आपका आंसर क्या होगा कि पहले वाले बैग में गड़बड़ है सिक्के। अगर 548 आ गई तो दूसरे वाले में। आप समझ पा रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है? इन्होंने बोला कि 10 बैग हैं जिनमें सब में 10-10 कॉइन है, 10 बैग्स हैं जिनमें सब में 10-10 कॉइन है, और सबका वजन कितना है बेटा, सबका वजन 10-10 ग्राम है। यानी ये भी 100 ग्राम का होगा, ये भी 100 का होना चाहिए, ये भी सब 100 का। लेकिन इनमें से मान लिया कि ये 7वें नंबर वाले जो बंधु हैं, ये क्या है, सब 9-9 के हैं तो 10 कॉइन, यानी 7वें नंबर के पास 90 ग्राम ही वजन है। अब मैंने जब इसमें से 7 कॉइन निकाले हैं, 7 कॉइन्स निकाले हैं, तो 7 कॉइन्स विल कंट्रीब्यूट कितना, 63 ग्राम्स। जबकि करना चाहिए कंट्रीब्यूट कितना, उन्हें ग्राम करना चाहिए वो 70 ग्राम्स, लेकिन किया 63 ही। इसका मतलब जो 7 ग्राम्स का डिफरेंस आया, 7 ग्राम्स का जो डिफरेंस आया हमारे पास में, वो 7 ग्राम्स मुझे वेइंग रिफ्लेक्ट होगा, होगा। तो इस हिसाब से मैं आंसर बड़े इजीली निकाल सकता हूं कि 546, 545, 544। बात समझ में आ गई? आई होप सबको क्लियर होगा। ठीक है, चलते आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। आगे चीज बात कर रहे हैं कि अभी मैंने आपसे साइन की क्विज पूछ ली थी, अब मैं आपको कॉस की क्विज दे रहा हूं। ये कॉस की क्विज लिख लीजिए अपने पास में, पिकअप क्विज मैंने बीच में डाली हुई है, जिससे मैं जो चीज़ आपको बता सकूं उसको आप कर लें। दो मैं साइन की भी लिखवा चुका हूं आपसे, ये क्वेश्चन नोट डाउन ज़रूर कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिए कि मैं आपको बताता रहूँ, और बता रहा हूँ मैं आपको तो क्लियरली, बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ें जॉट डाउन करते रहें। आगे बढ़ जाते हैं, ये वैल्यू, ये आंसर्स हैं, प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट्स लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको यहाँ पर अभी फिजिबल लग रहा है वो काम कर लीजिए। अब आ जाते हैं हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर। जब मैं आपको कोसाइन में वो मिरर इमेज की बात करूंगा, कोसाइन का ग्राफ एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और बहुत सारे लोग गलती बहुत कोसाइन में करते हैं। तो क्यों कोसाइन का ग्राफ कैसा बन रहा है, कैसे मिरर इमेज लेते हैं, अब आपको इस फिगर में आप बहुत अच्छे से कंप्लीट करके समझाऊंगा। जरा समझते हैं। लेट अस लुक एट द एग्जांपल ऑफ कोसाइन।
अब क्या है, कोसाइन है और इनवर्स कोसाइन को प्लॉट किया गया एक ही ग्राफ में। अब जो मिरर इमेज ले गई बेटा, वो मिरर इमेज कहां पर ली गई बेटा, ये देख रहे हो, ये डॉटेड जो लाइन जा रही है, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स और x इज इक्वल टू वाई लाइन। ठीक है, सारी वैल्यू बराबर होती है। अब कॉस का ग्राफ तो कुछ ये वाला चलता है, ये जो ब्लू कलर का ग्राफ देख रहे हो आप, ये जो जा रहा है, दिस इज कॉस का ग्राफ। अब मैंने किया क्या, ऐसे ग्राफ लिखा होता है, मैं आपको समझाता हूं जिससे डायग्राम बना करके। ऐसे मेरा ग्राफ था कॉस का। अच्छा जल्दी से ये बताइए कि कॉस का मैंने क्या लिया था, डोमेन और रेंज क्या ली थी, कॉस की डोमेन और रेंज क्या ली थी, जल्दी से फटाफट मुझे बताइएगा। ठीक है, सोच के फटाफट मुझे बताइएगा, कॉस का डोमेन और रेंज मैंने क्या लेना चाहिए मुझे। क्या कॉस को इधर से शुरू करेंगे, तो वो तो आपको ग्राफ में देख के समझ में आ जा रहा है कि नेगेटिव वाली साइड नहीं ले रहे, तो क्रॉस का नेगेटिव साइड तो नहीं लेंगे। लेकिन ये जीरो है, जाते कहां तक है ये बताइए जरा। जीरो पे वन, पाई बाई टू पर ये वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, जीरो हो जाती है, और पाई पर आकर के फिर से वन। ठीक है, मतलब वन नेगेटिव वाला, लेकिन हो जाती है वैल्यू। तो जीरो से पाई लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। अब मैंने क्या किया, मैंने बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैं क्या करूंगा, ये जो ग्राफ कुछ इस तरीके था, इस तरीके था, समझ पा रहे, इस तरीके कुछ ग्राफ था। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मिरर इमेज जब लूंगा इसकी, तो मिरर इमेज में क्या करूंगा, इस ग्राफ, ये जो नीचे वाला हिस्सा था ना, इसको ऊपर दूंगा। ठीक, नीचे वाले हिस्से को क्या करूंगा, ऊपर भेज दूंगा। बस जैसा ये मिरर इमेज है ना, इसको उठाकर ऐसे पलट दूंगा, ऐसे ग्राफ। मान लो अगर मैंने शीशा ये लगाया हुआ था, मिरर, जरा समझिएगा कैसे मिरर इमेज ली जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिर से मैं बोल दे रहा हूं। मैंने क्या किया, मैंने अगर इधर एस लिखा हुआ है, तो मिरर की उस साइड आप बोलोगे सर स्टार्ट जो होगा, ये मेरा मिरर है। ठीक है, ये मेरा मिरर है, तो आप बोलोगे सर स्टार्ट के होने वाले जो चीज दूर, वो चीज दूर रहेगी। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जो साइड खुली हुई थी ये ऐसी ही आनी चाहिए, और कुछ ऐसा ही जाना चाहिए, और कुछ ऐसा आना चाहिए। क्या आपको बात सही लग रही है मेरी, भाई बात सही लग रही है आपको, ऐसा ही कुछ होना चाहिए ना। मिरर इमेज जब हम ले रहे हैं तो कुछ इस तरीके का ही आना चाहिए, जैसा इधर बना हुआ है वैसा हम उठा के कॉपी कर देंगे। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि सर ऐसे क्यों नहीं बन सकता, क्या ये इमेज हो सकती है इसकी। मैं इधर भी बना के दे देता हूँ आपको। मेरा एस ऐसे बना हुआ था, क्या एस की इमेज एस ऐसे ही बनेगी, आपको नहीं लगता ये इमेज कुछ इस तरीके बनेगी जैसे मैंने यहाँ पे बनाई है। ठीक है, क्लियर, आपको नहीं लगता ये वाली चीज ऐसे ही कुछ होगी, देख पा रहे, समझ पा रहे, समझ में आ रहा है ना। ओके, नाउ यहां पर जब मैंने जैसे ही बनाया, ये वाला जो ये वाला पॉइंट है ना, इस वाले पॉइंट को मैं इधर भेज देता हूं, तो ये कुछ ऐसा बन गया, और ये वाला पॉइंट जो होगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा, जैसा ये इधर था वैसा ही ये नीचे आ जाएगा, और ये ऐसे होके ऐसे चला जाएगा। क्या ये ग्राफ आपको सही नहीं लग रहा है, ऐसा ही कुछ ग्राफ बनना चाहिए, क्या यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं बना हुआ है। मेरे हिसाब से आपको मिरर इमेज समझ में आ गई, जो हमने ग्राफ लिया था उससे कैसा बना है। आई होप सब लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे कि कैसा बना हुआ है। ठीक, क्लियर, समझ में बात आ गई सबको, आगे बढ़ जाते हैं। टैंजेंट का ग्राफ हमारे पास है, ये है हमारा टैंजेंट का ग्राफ। टैंजेंट का ग्राफ कुछ ऐसा होता है भैया। अब टैन में भी हमने क्या किया, डोमेन डिसाइड कर दिया, बाहरी दुनिया से अलग कहीं पे भी कोई भी चीज ले लेंगे। तो हम भी क्या करेंगे, चाहे टैन हो चाहे कुछ भी हो, हम डोमेन और रेंज को ऐसा सेट करेंगे कि मेरी ये वाले जो भाई बंधु है ना, ये डिस्टर्ब नहीं करने चाहिए, क्योंकि मुझे तो एक ही इंसान को पलटना है।
अब मैंने फिर से लाइन खींची, जरा समझो कैसे आएगा। जो ऐसे लिखा हुआ था वो क्या है, पलट जाएगा, और वो को नहीं लगता ऐसे, भाई जो ऊपर था वो इधर आ जाएगा, और जो नीचे था वो इधर आ जाएगा। क्या ये ग्राफ कुछ ऐसा नहीं बनेगा जैसा कि इसमें बन रहा है टैन का? तो मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगा कि मिरर इमेज किस तरीके से लिया जा रहा है, कंफ्यूजन तो नहीं होगा बिल्कुल भी। फिर से मैं एक बार बता देता हूं जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो यार, क्योंकि कंफ्यूजन ना बहुत बड़ी चीज है। एक बार वंस यू गेट कंफ्यूज्ड, आपको चीजें अच्छे से क्लियर नहीं हो पाती हैं। ठीक है, ब्लैक पेन ले लेता हूं मैं। आई होप सबको क्लियर हो जाए इस बार। फिर से मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन खींच दी भाई। ठीक है, ये मेरी लाइन खींच गई। बाकी सारे ग्राफ को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं, सो डोंट कंसीडर अदर ग्राफ्स। ठीक है, हम सिर्फ ये वाली वैल्यू की तरफ जाएंगे। आपको याद आ रहा है ना कि अगर मैं बात करता हूं tan 90 कहां पहुंच जाता था, इन्फिनिटी पहुंच जाता था, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ होता था। और वन वैल्यू कहां पर आती थी टैन की वन वैल्यू मिलती थी हमें 45 डिग्री पर। 45 डिग्री पर हमको टैन की वैल्यू मिलती थी। सॉरी, मैं उधर लिख रहा हूं, आप लोगों को दिखेगा नहीं, मेरी फोटो के पीछे आ जाएगा यहां पर। और जीरो पे टैन की वैल्यू जीरो मिलती थी, याद आ रही है? सब 9th क्लास 10th क्लास की चीजें हैं भाई, याद तो नहीं कराना पड़ेगा ना। अब मैंने इमेज बनाई, जो इधर वो इधर पलट के आ गया, यानी ये कुछ ऐसा हो गया। और जो इधर वो इधर पलट के आ गया, यानी ये कुछ ऐसा हो गया। बोलो अब कहानी क्लियर है? क्यों ये ग्राफ कुछ ऐसा गया है, कहानी क्लियर। अब कॉट का ग्राफ समझना, ठीक है, बनाने की कोशिश करना और समझ लेना, क्योंकि मैं नहीं समझाऊंगा। कॉट का ग्राफ ओरिजिनल कैसा होगा ये जरा मुझे बताओ। ये वाला ग्राफ तो तुमको समझ में आ गया। टेल मी, कॉट का ग्राफ किस तरीके का होगा? बताओ भाई, कोई और वे है क्या कॉट के ग्राफ को बनाने की? कॉट का ग्राफ, और फिर डोमेन रेंज तुमको समझ में आनी चाहिए। भाई ग्राफ देखो कुछ ऐसा था, मैंने जो मिरर इमेज ली वो तो कुछ ऐसी ही ली होगी, इसी के अराउंड। तो सर जी, ये अगर कुछ ऐसा चला गया है, और ये अगर कुछ ऐसा चला, तो ये ऊपर रहा होगा, ये नीचे रहा होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? और ये ऊपर रहा होगा, ये वाली चीज ऊपर रही होगी, ये वाली चीज नीचे रही होगी। क्यों ये ग्राफ ऐसा बन पा रहा है, समझ पा रहे हैं? कॉट का कोई ग्राफ मुझे बता दे तो मैं मतलब धन्य हो जाऊं भाई। वो पर्सन अभी पढ़ने के लिए बड़े अच्छे से पढ़ रहा है और कॉट का मुझे ग्राफ बता पा रहा है। जरा बताओ, कोई इंसान है जो मुझे कॉट का ग्राफ बता दे? सोचो कैसा होगा चाहिए, क्या होना चाहिए कॉट का ग्राफ? कैसे बन गया ये कॉस, कैसे बन गया? हमने टैन बनाया, टैन कैसे बन गया? कॉट का ग्राफ अगर आप लोग सही से और नहीं बना पा रहे हैं तो भाई एक बार सुन लेना कैसे बनता है ग्राफ, कॉट का ग्राफ। ठीक है, क्लियर है? जरा देखो, ये वाली इमेज ऊपर रही होगी इधर नीचे की तरफ में, और वो वाली जो इमेज है वो कैसी रही होगी, जरा समझो। ये ये वाली, ये ऊपर रही होगी ऐसे ही उस तरफ, और ये नीचे रही होगी। जैसे हमने क्या किया था, हमने जब कॉस की बात करी थी, तो कॉस कुछ ऐसा था, ऐसे लिख लिया था, आ गया था, ये ऊपर चला गया था। तो ये कुछ ग्राफ मेरा किस तरीके से आ गया था, ऐसा कुछ आ गया था, फा की तरह। तो ये भी कुछ ऐसा हो गया होगा। क्या समझ पा रहे हो भाई? क्लियर हो रहा है किस तरीके से होगा? क्या समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? कैसे टैन का ग्राफ वैसे ही तो कॉट का ग्राफ बनेगा। इधर बनाने की कोशिश करता हूं। फा बनाया ना मैंने, तो क्या ये फा की तरह आगे नहीं गया होगा? और इमेज ली होगी तो कुछ ऐसा बन गया होगा जो जो हमारे पास में फा बनता है।
जैसे टैन हम बनाने की कोशिश कर रहे थे, टैन ऐसा कुछ जा रहा था, तो क्या आपको नहीं लगता कॉट, क्या बोलो वो, मेरी बात से सहमत है क्या सभी? समझ में आ गया? आगे बढ़ जाते हैं, आई होप सबको क्लियर होगा, हम आगे बढ़ जाते हैं। सेक का ग्राफ, जो हमारा इन्वर्स का ग्राफ है, कुछ ऐसा होता है। सेक का ग्राफ आप बनाने की कोशिश करिएगा। जिन लोगों को नहीं समझ में आए, मैंने बोला फिर से वही काम करना है, x इज इक्वल टू वाई के अराउंड लेना है। जो इधर रहा होगा वो उधर आ गया होगा, जो इधर रहा होगा वो उधर चला गया होगा, बस उस हिसाब से लेना। सेक के लिए ध्यान रखना कुछ वैल्यूज़ आपकी ज़ीरो नहीं जाती हैं, तो इसलिए बिल्कुल ऐसा मत ले लेना कि तुम परेशान हो जाओ और सेक का ग्राफ बनाने के लिए पीछे पड़े हो और गड़बड़ हो जाए तुमसे। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, एनसीईआरटी में आपको सेक का ग्राफ दिख गया होगा, एनसीईआरटी में आपको नज़र आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो कोशिश करिए, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा उनको समझ में भी आ जाएगा बाद में। और अगर मान लो कुछ भी, कोई भी सिनेरियो नहीं समझ में आ रहा है, हमें वैल्यू तो पता ही है ना कैसे। सेक कहाँ से बना? कॉस से बना। कॉस 0 वैल्यू 1, कॉस 90 वैल्यू 0, 1 अपॉन हो गया। तो सेक 0, सेक 0 क्या दे रहा होगा मुझे? 1 वैल्यू दे रहा होगा भाई, बहुत सही बात है। जब 0 पे होगा मुझे मेरा x की वैल्यू, x की वैल्यू 1 अपॉन कॉस ही है तो ना बाबू, 1 अपॉन कॉस ही है। ठीक, तो कॉस 0 मुझे दे रहा होगा कितना? 1 वैल्यू, यानी 0 पे मुझे 1 वैल्यू मिल रही होगी, यहां मैंने कहीं 1 लिख लिया। ठीक, और जब मैं 90 पे रहूंगा तो cos 0 दे देता है, यानी 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। तो अगर मैं क्या रहूंगा, 90 पे आ जाऊंगा, ये 0, ये 0, इसके बाद यहां पे कहीं 90 होगा, तो क्या 90 में मुझे इन्फिनिटी वैल्यू नहीं मिल रही होगी? क्या ये बात समझ में आ रही? तो क्या मेरा ग्राफ कुछ ऐसा नहीं जाता होगा? क्या ये बात सही है? समझ में आ रहा है? तो अगर कुछ भी नहीं आ रहा है, वैल्यू रखो, आंसर आता है। ग्राफ ऐसे ही बना लो, नहीं आ रहा है, वैल्यू रखो, समझ में सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक, इनवर्स में भी वैल्यू रखो, समझ में सब कुछ आ जाएगा। तो ग्राफ बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ग्राफ अच्छे से समझ लेते हैं तो आप कुछ भी समझ सकते हैं, मेरा बस ये कहना है आपको। कॉसेंट का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, कॉसेक जो हम लोग बोलते हैं, दैट इज कॉसेंट। सेक जिसको बोलते हैं उसको बोला जाता है सीकेंट। ठीक है, ओके। कॉस का भी ग्राफ आप लोग बना लीजिएगा प्लीज, मैं बोलूंगा आप सभी से, रिक्वेस्ट करूंगा। ग्राफ बताने के लिए नहीं हो, ये 11th क्लास की चीजें हैं जो आपको खुद से फिगर आउट करनी है। डोमेन और रेंज नोट कर लीजिए, जो डोमेन में बता रहा था। साइन इनवर्स की बात करें तो -1 से 1, π/2 से ये चलता है। कॉस की बात करें ये भी सेम, लेकिन ये 0 से पाई हो जाता है। ठीक है, तो रेंज को ध्यान दीजिएगा। कॉस के लिए ये डोमेन तो सेम रहेगा, लेकिन ये 0 से पाई हो जाएगा। जब हम टैन की बात करेंगे तो सभी रियल नंबर के लिए टैन मेरा बना रहा है, बिकॉज टैन का ग्राफ आपको याद आ रहा होगा कुछ ऐसा बन रहा था। तो सभी जितनी x की वैल्यू, ये इन्फिनिटी चलता जा रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी चला जा रहा है, तो जितनी भी x की वैल्यू एग्जिस्ट करती है उस पर मेरी ग्राफ की वैल्यू आ रही है। लेकिन ये जो -π/2 से +π/2 ही चलेगा। ठीक है, ओके, समझ पा रहे हैं इस बात को? यानी इसीलिए मेरे पास में tan की वैल्यू कुछ ऐसी आ गई। कॉसेक की बात करेंगे तो साइन का उल्टा। अब इसमें x कहां रहता था? x रहता था -1 से लेकर के +1 के बीच में। लेकिन जब हम कॉसेक की बात करेंगे तो ये क्या करेगा, मैं जो x बीच में था, अब मैं क्या करूंगा, साइन को पलट दूंगा और बाहर आ जाऊंगा। यानी दोनों से मेरी रिश्तेदारी अलग अलग। अब मैं क्या करूंगा, टैन से, ये -1 से तो छोटा हूं लेकिन 1 से बड़ा हो जाऊंगा। मैंने कहा ना, साइन पलट दूंगा। बात समझ में आ रही है? साइन पलट दूंगा, साइन पलट दिया तो -1 से तो छोटा रहूंगा लेकिन 1 से बड़ा हो जाऊंगा। तो -1 से छोटी वैल्यू के लिए और 1 से बड़ी वैल्यू के लिए मैं एप्लीकेबल हूं। ठीक है, 0 पे मुझे डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि 1 अपॉन की वैल्यू आ गई। साइन 0 इज 0, तो 1 अपॉन 0 की बात कर रहे हैं, थीटा 0 नहीं रखा जाता,
-π/2 पे नहीं डिफाइन, वो -π/2 से +π/2 डिफाइन है। वैसा ही सेम सेक के साथ में, जब यहां पर डोमेन सेम तो यहां भी कॉसेक और सेक का डोमेन सेम, यहां पर डोमेन सेम तो यहां पर भी डोमेन सेम, लेकिन रेंज में फर्क आएगा बाबू, रेंज में फर्क आ जाएगा। रेंज में -π/2। अब ये देखो 0 से पाई, ये भी हो गया 0 से पाई, इक्वल टू 0 पर नहीं होगा। इस बात का ध्यान जरूर दें, जब हम कॉसेक और सेक की बात करते हैं बेटा, तो पाई की वैल्यू जो 0 पाई इज इक्वल टू 0 की बात करें, उस पे हम वैल्यू नहीं रखेंगे। प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू देखिएगा, ठीक है। और कॉस के टर्म्स में 90 पे 0 होता है, इसलिए 90 को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, क्लियर। 90 को कंसीडर नहीं करते, जहां पर वो वैल्यू 0 हो रही थी कंसीडर नहीं करेंगे। प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ग्राफ आपका एकदम गड़बड़ा जाएगा। जब आप नॉर्मल ग्राफ बनाएंगे ना, तो आपको इनवर्स क्लियर हो जाएगा क्यों 0 नहीं हो रहा है। ये वाली चीज मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। ओके, क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जाने से पहले ये वाला क्वेश्चन मुझे आपको कराना है। आपके पास में दो आइडेंटिकल लेंथ के वायर्स हैं, ठीक है, क्योंकि सेशन हमारा जस्ट एंड होने वाला है। दो आइडेंटिकल लेंथ के आपके पास में बेटा वायर है, ये जलने में ना पूरा 1 घंटा लगता है। मतलब ये वाला वायर ए है, ये वाला बी है, तो ए प्लस बी जब पूरे जल जाते हैं तो इनको 60 मिनट लगते हैं। दोनों की मदद से क्या करना है, 45 मिनट कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करूंगा, सोचिए जरूर और खुद से निकालने की कोशिश करिएगा। वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा, खुद से निकालने की कोशिश करिएगा। मैं यहां पर आपको फिर से आंसर बता देता हूं। मैंने मान लिया कि ये वाला भाई साहब मेरे 20 मिनट में जल जाते थे और ये वाले भाई साहब मेरे 40 मिनट में जलते हैं। दोनों इक्वल टाइम में नहीं जलते, ये दिया हुआ है, दे डू नॉट बर्न एट सेम स्पीड। सेम स्पीड पे नहीं जलते हैं, तो कोई जल्दी जल जाता होगा, कोई समय लगाता होगा। तो ये 20 मिनट में पूरा जल जाता होगा, ये 40 मिनट लगाता होगा। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, 45 मिनट करना है। वाइसे वर्सा हो, 30-30 हो, ठीक, 30-30 तो नहीं ले सकते क्योंकि सेम स्पीड नहीं है। 10-50 कुछ भी लीजिए, आंसर सेम आएगा। जो तरीका मैं बता रहा हूं प्लीज बाकी चीजों पे ट्राई कर लीजिएगा। ओके, क्लियर। नाउ अब हम बात करते हैं कि 45 मिनट्स की बात हमें कैलकुलेट करना है। तो मैंने यहां से आग लगा दी, इस वाली साइड से, और इस वाली साइड से आग लगा दी। तो जो वायर एक तरफ से आग लगाने में 20 मिनट लगाता था, वो अब 10 मिनट में ही जल गया। जब मैंने इन दोनों की तरफ आग लगाई, तो मैंने इसकी एक तरफ में आग लगा दी। अब ये 10 मिनट में बेटा ए वाला वायर मेरा 10 मिनट में जल के खत्म हो गया। तो ये बी वाला वायर तो मेरा 40 मिनट लगाता था, अब तो ये 1/4 ही जला है, क्योंकि 10 मिनट में सिर्फ इतना बर्न हुआ होगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब इधर भी आग लगा दूंगा। तो इधर से आग शुरू हुई और इधर से 30 मिनट्स में जो बर्न होना था, अब कितने टाइम में बर्न होगा भैया, 15 मिनट में। क्या ये बात सही होगी, आंसर आ गया 45 मिनट। जी हाँ, ठीक है, क्लियर, सब सभी को क्लियर होगा। होपफुली आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट सेशन में। होपफुली आपको सेशन पसंद आया होगा। एंड गाइज प्लीज़ फॉलो ज़रूर करिए। कोई भी आपके सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। एंड यस, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो ज़रूर करें एंड सेफ रखें अपने आप को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को सेफ रखें, और जिनकी आप हेल्प कर सके उनकी हेल्प ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।